हेलो फ्रेंड्स, सोशल साइंस के अपने लास्ट वीडियो में हमने उष्णकटिबंधीय प्रदेश के बारे में पढ़ा था। हम अपने आज के वीडियो में बात करेंगे शीतोष्णकटिबंधीय प्रदेश के बारे में। देखिए, दोनों में अंतर क्या होता है। उष्ण का मतलब होता है गर्मी, जहाँ पर ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो बहुत सारे क्षेत्र हमने पढ़े थे उष्णकटिबंधीय में। इसका मतलब है शीतोष्ण, ठीक है। शीतोष्ण दो शब्दों से मिलकर बना है, शीत प्लस उष्ण, मतलब जहाँ पर गर्मी भी पड़े सर्दी भी पड़े, ठीक है। तो ऐसे एरिया जो होता है वो आता है आपका शीतोष्णकटिबंधीय में, ठीक है। और जो शीत कटिबंध था उसका मतलब ही है सर्दी, ठीक है, जहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी पड़े, ठीक है। तो हमने ग्लोब में सारी चीज़ें दिखाई थी आपको लास्ट वीडियो में कि उष्ण का और शीतोष्ण कहाँ पर स्थित है और शीत कटिबंध कहाँ पर स्थित है। देखिए, उष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध के बीच का जो क्षेत्र होता है वो शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। इसे समशीतोष्ण कटिबंध भी कहते हैं। देखिए, अगर आप ग्लोब देखें तो उसमें सबसे लास्ट में जो है आपका ध्रुवों के पास में वो शीत कटिबंध पाया जाता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ती है, हमेशा बर्फ जमी रहती है, ठीक है। 8 से 9 महीने साल में बर्फ जमी रहती है वहाँ पर, तो वो शीत कटिबंध होता है। उष्ण कटिबंध कहाँ पड़ेगा आपका? जो भूमध्य रेखा है जो पृथ्वी को बीचों बीच से काटती है, उसके आसपास का जो एरिया होगा वो उष्ण कटिबंध में आता है, ठीक है। तो उष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध के जो बीच का एरिया है, ठीक है, जहाँ पर गर्मी भी पड़ेगी और सर्दी भी पड़ेगी, तो उस एरिया को हम लोग शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, ठीक है। और इसे समशीतोष्ण कटिबंध भी कहा जाता है, याद रखना। अगर हम तापमान की बात करें यहाँ के, तो इस क्षेत्र की विशेषता यह है कि यहाँ गर्मी व सर्दी के मौसम के तापमान में बहुत अधिक अंतर नहीं होता। सूर्य की किरणें तिरछी रहती हैं तो तापमान भी कम रहता है, ठीक है। अगर हम तापमान की बात करें तो यहाँ पर ना ज़्यादा सर्दी पड़ेगी ना ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, ठीक है। कुछ ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता क्योंकि सूर्य की जो किरणें होती हैं यहाँ पर तिरछी पड़ती हैं, इसलिए ज़्यादा तापमान यहाँ नहीं रहता। अगर हम विस्तार की बात करें तो 30 डिग्री से लेकर 65 डिग्री अक्षांश तक दोनों गोलार्धों में इसका विस्तार है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में भी है और दक्षिणी गोलार्ध में भी है। दोनों गोलार्ध में शीतोष्णकटिबंधीय प्रदेश पाए जाते हैं, ठीक है। 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री अक्षांश तक दोनों गोलार्धों में शीतोष्णकटिबंधीय प्रदेश का विस्तार है। तापमान व वर्षा की मात्रा में पर्याप्त अंतर के कारण इस कटिबंध में कई प्राकृतिक प्रदेश पाए जाते हैं, ठीक है। तापमान में जो चेंजमेंट देखने को मिलता है या वर्षा की जो मात्रा है, ठीक है, कहाँ पे ज़्यादा हो रही है कहाँ पे कम हो रही है, इसके आधार पर इस कटबंध में कई प्राकृतिक प्रदेश पाए जाते हैं। पहला पाया जाता है आपका भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, दूसरा है आपका शीतोष्ण मरुस्थलीय प्रदेश और तीसरा है आपका स्टेपी प्रदेश, ठीक है। 3 प्रदेश है जिनके बारे में हमें पढ़ना है। जैसे उष्णकटिबंध में हमने 3 चीज़ों के बारे में पढ़ा था, जैसे सवाना प्रदेश, मानसूनी प्रदेश था। वैसे ही शीतोष्णकटिबंधीय प्रदेश में भी हमें 3 के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और ये किस आधार पर बाँटा गया है? तो तापमान और वर्षा की मात्रा के आधार पर, ठीक है। अलग-अलग जो पाई जाती है उसके आधार पर 3 प्राकृतिक प्रदेश इसमें आते हैं, जिसमें आपका भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश आ जाता है, शीतोष्ण मरुस्थलीय प्रदेश आ जाता है और स्टेपी प्रदेश आ जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश की। अगर हम इसका विस्तार देखें तो 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री अक्षांश के मध्य में ये पाया जाता है, ठीक है। अगर भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश की हम बात करें, तो ये कहाँ से कहाँ तक पाया जाएगा? तो 30 डिग्री अक्षांश से लेकर 45 डिग्री अक्षांश के मध्य में ये पाया जाता है। जैसे अगर हम पूरे अगर बात करें शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश की, तो 30 डिग्री से 65 डिग्री तक अक्षांश तक पाया जाता है दोनों गोलार्धों में। तो उसी में जो भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश है, वो आपका 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री अक्षांश के मध्य में पाया जाएगा। इस प्रदेश के अंतर्गत भूमध्य सागर के चारों ओर के देश, उत्तरी अमेरिका में कैलिफोर्निया, दक्षिण अमेरिका में चिली, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये सारे प्रदेश किसमें आ जाते हैं? तो भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश के अंतर्गत ये आते हैं, ठीक है, जो कि भूमध्य सागर के चारों ओर फैले हुए जो देश हैं, जिसमें आपका उत्तरी अमेरिका में कैलिफोर्निया आ जाता है, दक्षिण अमेरिका में चिली आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया के जो दक्षिणी भाग है, जो दक्षिणी हिस्सा है ऑस्ट्रेलिया का, वो आ जाता है और न्यूज़ीलैंड जो देश है आपका, वो आ जाता है, ठीक है। तो ये 3-4 चीज़ें जो हैं इम्पोर्टेंट, जो भूमध्य सागर के चारों तरफ फैली हुई हैं, तो ये सारी इसके अंतर्गत आती हैं। अगर हम वर्षा की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ औसत वार्षिक वर्षा शुष्क भागों में 40 से 50 सेंटीमीटर तक और आर्द्र भागों में 75 से 100 सेंटीमीटर के मध्य में होती है, ठीक है। वर्षा में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। यहाँ की जो औसत वार्षिक वर्षा की अगर हम बात करें, जो शुष्क भाग हैं, ठीक है, तो वहाँ पर 40 से 50 सेंटीमीटर तक होती है और जो आर्द्र भाग है, वहाँ पर 75 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा देखी जाती है, ठीक है। जीव-जंतुओं की अगर हम बात करें, यहाँ चारागाह का अभाव होता है, इसलिए गाय, भैंस एवं अन्य जीव-जंतुओं की संख्या कम पाई जाती है, ठीक है। इतना चारागाह देखने को नहीं मिलता क्योंकि शुष्क प्रदेश है, ठीक है। तो चारागाह का अभाव होता है, इसलिए गाय, भैंस और जो अन्य जीव-जंतु हैं, जो पालतू जीव-जंतु होते हैं या दुधारू जीव-जंतु होते हैं, वो कम पाए जाते हैं। शुष्क भागों में भेड़-बकरियाँ एवं रंग-बिरंगी चिड़ियाँ सही मात्रा में पाई जाती हैं। अगर हम शुष्क भागों में जाएँ, तो वहाँ पर तो थोड़ा बहुत देखने को मिल जाता है भेड़-बकरी आदि। तापमान की बात करें तो सर्दियों में 4 डिग्री सेल्सियस से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहता है। वहीं गर्मियों में 27 डिग्री सेल्सियस से
20 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। ठीक है, अगर तापमान की बात करें तो सर्दियों में 4 से 10 के बीच में रहता है और गर्मियों में 20 से 27 के बीच में रहता है। ठीक है, ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, ना ज़्यादा सर्दी रहती है, ना ज़्यादा गर्मी रहती है। तो वही है कि 4 डिग्री से 10 डिग्री आपको सर्दियों में देखने को मिलेगा और गर्मियों में बढ़ेगा तो 20 से 27 तक रहेगा। मानव जीवन एवं उद्योग धंधों की अगर हम बात करें, अधिकांश भूमध्यसागरीय जलवायु प्रदेश व्यापार तथा वाणिज्य में उन्नतशील है। ठीक है, मतलब बहुत अच्छा व्यापार में है ये। ठीक है, हम वाणिज्य में कहें, इस प्रदेश के लोग उन्नतशील जीवन जीते हैं। इस क्षेत्र को विश्व के बागानों की भूमि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, काफ़ी बागान यहाँ पर देखने को मिलते हैं, चाहे आप अमेरिका में चले जाएँ, कैलिफ़ोर्निया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में चले तो काफ़ी बागान देखने को मिलते हैं, इसलिए इसे विश्व के बागानों की भूमि कहा जाता है। यहाँ रसीले फलों का उत्पादन सर्वाधिक होता है। ठीक है, ये जो एरिया होता है, इसमें सबसे ज़्यादा रसीले फल जो होते हैं, उनका उत्पादन किया जाता है। अंगूर की खेती विस्तृत होने के कारण मदिरा उत्पादन भी सर्वाधिक है। अंगूर की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है, इसलिए शराब वगैरह भी सबसे ज़्यादा बनाई जाती है। और पर्यटन उद्योग में भी एक प्रमुख आर्थिक गतिविधि है। ठीक है, पर्यटन उद्योग की अगर देखें, तो वहाँ पर भी काफ़ी उन्नतशील है ये, काफ़ी लोग पर्यटन के हिसाब से ये जगह जाते हैं घूमने के लिए। तो पर्यटन उद्योग भी काफ़ी फ़ेमस है। अगर प्रमुख वनस्पतियों की अगर हम बात करें, तो चीड़ है, ओक है, सीडर, वॉलनट, कार्कवुड आदि प्रमुख वनस्पतियाँ हैं इस क्षेत्र की। झाड़ियों का पाया जाना यहाँ की प्राकृतिक वनस्पतियों की सबसे प्रमुख विशेषता है। ठीक है, झाड़ियाँ काफ़ी पाई जाती हैं यहाँ पर, इसलिए कहा गया कि प्राकृतिक वनस्पतियों की सबसे प्रमुख विशेषता है झाड़ियाँ। ठीक है, तो इतना हो गया आपका, ये हमने पढ़ लिया जलवायु प्रदेश के बारे में, शीतोष्ण की। अब हम बात करेंगे शीतोष्ण मरुस्थलीय प्रदेश की। ठीक है, जो सेकंड है आपका इसके अंतर्गत आता है। तो शीतोष्ण मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार जो है, वो महाद्वीपों के आंतरिक भागों में दोनों ही गोलार्धों में 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य में स्थित है। ठीक है, अगर हम बात करें तो दोनों ही उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में ही क्या है, 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश के मध्य में ये स्थित होता है शीतोष्ण मरुस्थलीय प्रदेश। तापमान की बात करें तो गर्मियों में 40 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ तापमान पहुँच जाता है। ठीक है, क्योंकि मरुस्थलीय प्रदेश है। और सर्दियों में इसका जो तापमान है वो 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे पहुँच जाता है। ठीक है? तो इसमें अंतर देखने को मिलेगा आपका कि गर्मियों में तो 40 डिग्री से ऊपर पहुँच जा रहा है और सर्दियों में वहीं 0 डिग्री से भी नीचे पहुँच जाता है। वर्षा की बात करें तो चारों तरफ ये पर्वतों से ज़्यादातर घिरा रहता है हिस्सा, तो 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा यहाँ पर होती है। ठीक है? और सर्दियों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर हिमपात भी देखने को मिलता है। आपने 1-2 मरुस्थलों के नाम सुने होंगे जहाँ पे हिमपात होता है। ठीक है? तो वो सारे इसी के अंतर्गत आ जाते हैं कि 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी, क्योंकि पर्वतों से काफ़ी घिरा रहता है और सर्दियों में यहाँ पर हिमपात भी देखने को मिलता है। वनस्पतियों की अगर हम बात करें, जलवायु अतिशुष्क होने के कारण प्राकृतिक वनस्पतियाँ, घास, कटीली झाड़ियाँ उगती हैं। ठीक है? तो जैसे मरुस्थलीय क्षेत्रों में चीज़ें होती हैं, वैसी वनस्पतियाँ देखने को मिलेंगी जिसमें कटीली झाड़ियाँ, क्योंकि बारिश होती नहीं है, पानी होता नहीं है, तो कटीली झाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। ठीक है? और जलवायु अति शुष्क है, इसलिए घास और ज़्यादातर आपको कटीली झाड़ियाँ ही मिलेंगी। जीव-जंतुओं की अगर हम बात करें तो इस प्रदेश में पाए जाने वाले समस्त जीव-जंतु यहाँ पाई जाने वाली घासों एवं वनस्पतियों पर निर्भर होते हैं। ठीक है? जो भी मतलब जीव-जंतु पाए जाएँगे, अब कुछ वनस्पति वैसी तो है नहीं, तो इन्हीं पर डिपेंड करेंगे वो। पशु में भेड़-बकरियाँ, खच्चर, तिब्बती भैंसें इत्यादि हैं। इनसे दुग्ध, ऊन व मांस प्राप्त किया जाता है। ठीक है? अगर बात की जाए तो भेड़-बकरियाँ, खच्चर, तिब्बती भैंसें ये सारी यहाँ पर देखने को मिलते हैं जीव-जंतुओं में और जिनसे हमें क्या-क्या चीज़ मिलता है, तो दूध मिलता है, ऊन मिलती है और मांस प्राप्त होता है। अब मानव जीवन व उद्योग धंधों की अगर हम बात करें, यह प्रदेश पिछड़ा होने के कारण जनसंख्या विस्तार बहुत ही विरल पाया जाता है। ठीक है? क्योंकि पिछड़ा क्या है कि ज़्यादा वनस्पतियाँ नहीं है, कृषि आप कर नहीं सकते, जल की कमी होती है, तो यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए जनसंख्या का जो विस्तार है वो काफ़ी विरल है, काफ़ी दूर-दूर लोग रहते हैं। वर्षा कम होने के कारण कृषि कार्य नहीं हो पाता। गेहूँ की खेती ऑस्ट्रेलिया के मरे व डार्लिंग नदी के बेसिन में होती है। ठीक है? तो मरे व डार्लिंग एक नदी है जो कि ऑस्ट्रेलिया में बहती है। ठीक है? तो उसका जो बेसिन है वहाँ पर गेहूँ की खेती देखने को मिलती है, जो भी इसी एरिया के अंतर्गत आता है। ठीक है? ज़्यादा कुछ खेती वगैरह की चीज़ें यहाँ पर नहीं है। ठीक है? तो इतना हो गया मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में। अब हम पढ़ेंगे स्टेपी प्रदेश के बारे में। अगर हम स्टेपी प्रदेश के विस्तार की बात करें, तो उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्धों में 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के आंतरिक भागों में ये स्थित होता है। ठीक है? जैसे वो महाद्वीपों के दक्षिणी भागों में या पश्चिमी भागों में स्थित था, तो 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री तक उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी जो महाद्वीप हैं, उनके आंतरिक भागों में इसका विस्तार होता है। ठीक है? स्टेपी प्रदेश को अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग नामों से संबोधित किया जाता है। देखिए, स्टेपी प्रदेश होता क्या है, इसमें कि एक तरीके से आपको सिर्फ़ घास देखने को मिलती है। पेड़-पौधे ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे, सिर्फ़ घास ही घास देखने को मिलेगी। स्क्रीन पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ठीक है? देखिए,
पूरी हरी घास है और यही आपको देखने को मिलती है, ठीक है? हरी घास हो या कैसी भी घास हो, लेकिन घास ही देखने को मिलेगी। अगर आपने सीरीज़ देखी है स्ट्रेंजर थिंग, तो उसमें भी काफ़ी ऐसे चीज़ें देखने को मिलती हैं कि पेड़-पौधे बहुत कम होते हैं, सिर्फ़ घास देखने को मिलती है, तो ये सारे स्टेपी प्रदेश के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है? अगर हम बात करें, यूरेशिया में इसे स्टेपी कहा जाता है, जो घास के मैदान होते हैं। उत्तरी अमेरिका में इसे हम प्रेरी कह देते हैं, ठीक है? ये सेम ही चीज़ है, जहाँ पे सिर्फ़ घास-घास देखने को मिलती है, पेड़-पौधे बहुत कम देखने को मिलते हैं, ठीक है? पहाड़ होंगे और सिर्फ़ घास होगी। फिर दक्षिण अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर इसे पम्पास कह देते हैं, ठीक है? जो स्टेपी प्रदेश होते हैं उन्हें पम्पास कह देते हैं। दक्षिण अफ्रीका में इसे वेल्ड कह देते हैं, जो घास होती है। ऑस्ट्रेलिया में इसे डाउन्स कहते हैं, ठीक है? सब एक ही चीज़ है, सिर्फ़ नाम अलग-अलग है। यूरेशिया का मतलब होता है यूरोप और एशिया, वहाँ पर इसे स्टेपी कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका में प्रेरी कहते हैं, दक्षिण अमेरिका में इसे पम्पास कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो बेल्ट कहते हैं और ऑस्ट्रेलिया में इसे डाउन्स कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ याद कर लेना अच्छे से, कई जगह इनके नाम पूछे जाते हैं। ठीक है, टेट वगैरह में पूछ लिए जाते हैं। जीव-जंतुओं की बात करें तो इस प्रदेश में शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों ही प्रकार के पशु मिलते हैं। ठीक है, शाकाहारी भी देखने को मिलेंगे आपको, मांसाहारी भी मिलेंगे। गाय, भेड़, बकरी एवं घोड़े प्रमुख शाकाहारी पशु हैं। ऑस्ट्रेलिया में एमू तथा हिगो एवं खरगोश प्रमुख रूप से मिलते हैं। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में तो आप जानते ही हैं, कंगारू काफ़ी फ़ेमस है वहाँ के, ठीक है? एमू है, हिगो है, खरगोश है, ये प्रमुख रूप से मिलते हैं। यहाँ की घास भूमि में अनेक प्रकार के जीवों की प्राकृतिक आवास है। अगर घास भूमि की बात करें, क्योंकि घास ही होती है स्टेपीज़, मतलब यही रहता है। घास भूमियाँ हैं, वहाँ पर अनेक प्रकार के जीवों का वह प्राकृतिक आवास है। इसमें नखदंती, सरीसृप तथा पक्षी सम्मिलित हैं। एशिया के स्टेपी प्रदेशों में बारहसिंगा, जंगली गधे, घोड़े, भेड़िया आदि पाए जाते हैं। अगर हम एशिया की बात करें तो यहाँ पर स्टेपी प्रदेशों में आपको बारहसिंगा देखने को मिल जाएगा, जंगली गधे देखने को मिल जाएँगे, घोड़े देखने को मिल जाएँगे और भेड़िए देखने को मिल जाएँगे। ठीक है? अगर हम मानव जीवन और उद्योग धंधों की बात करें इन एरियाज़ में जहाँ स्टेपी प्रदेश पाए जाते हैं, तो यहाँ का जो प्रमुख व्यवसाय है वो पशुपालन होता है। क्योंकि पशुपालन क्या है कि ज़्यादातर दूध देने वाले जानवर यहाँ पाए जाते हैं, तो प्रमुख व्यवसाय पशुपालन हो जाता है। यहाँ ऊन एवं माँस का व्यापार होता है। कृषि के अंतर्गत वर्षा वाले भागों में, जहाँ पर वर्षा होती है इन प्रदेशों में, ठीक है? तो वहाँ पर कृषि भी की जा सकती है। तो वहाँ पर गेहूँ, जौ, मक्का, कपास, चुकंदर तथा सूरजमुखी का उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ पर्यटन उद्योग भी काफ़ी फ़ेमस है, ठीक है? फ़िल्मों की शूटिंग वगैरह होती है, तो पर्यटन उद्योग भी काफ़ी फ़ेमस रहता है, ठीक है? लोग घूमने काफ़ी जाते हैं यहाँ पर। तो पर्यटन उद्योग काफ़ी विकसित है यहाँ का, और जहाँ पर वर्षा होती है तो वहाँ पे कृषि की जाती है, तो वहाँ पर गेहूँ है, जौ है, मक्का, कपास, चुकंदर, सूरजमुखी, इन सभी चीज़ों का उत्पादन किया जाता है। ठीक है? तो इतना ही है इस चैप्टर में, इस टॉपिक में इतना ही है। अब हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है भूखंडों का विभाजन, जिसमें हम महाद्वीपों के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ की स्थितियों के बारे में पढ़ेंगे, विस्तार है, यही सारी जो हेडिंग है ना, यही पढ़ेंगे सब कुछ। मानव है, मानव जीवन, उद्योग धंधे, वनस्पतियाँ, यही सारी चीज़ें हमें पढ़नी है सातों महाद्वीपों में। ठीक है? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सिंपल सा टॉपिक है, ज़्यादा टफ नहीं है। इतना मत सोचना कि इतनी सारी थ्योरी हमें सारी कुछ पढ़नी पड़ेगी। आपको बस सिंपली चीज़ का नाम लिखना है, जैसे कि क्या है, उष्णकटिबंधीय प्रदेश, उसके बाद उसके बारे में थोड़ा-सा लिखना है। अगर आपको मान लीजिए सवाना प्रदेश के बारे में नहीं आ रहा, तो उसका मतलब क्या है कि उसमें उष्णकटिबंधीय प्रदेश से जुड़ी हुई चीज़ें ही होंगी, ठीक है? ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है? तो वही सारी हेडिंग्स रहनी है, सभी में सेम है, मानव जीवन, उद्योग धंधे, वनस्पतियाँ, पशु, ठीक है? तो यही सारी हेडिंग रहनी है, विस्तार वगैरह, तो इन्हीं के बारे में आपको लिखना है, ठीक है? ज़्यादातर चीज़ें मैच ही कर जाती हैं, जैसे कि जीव-जंतु हैं, तो ज़्यादातर सिर्फ़ जीव-जंतु सभी में एक ही जैसे पाए जाएँगे। बस क्या है कि सर्दी वाले इलाके की बात हो रही, टैगा या टुंड्रा की, तो वहाँ पर आपको रेनडियर देखने को मिल सकता है, ठीक है? थोड़ा और चीज़ अलग देखने को मिल सकती है, तो वहाँ पर थोड़ा अंतर देखने को मिलेगा, नहीं तो बाकी में जीव-जंतु सभी में सेम ही होते हैं, हर जगह पाए जाते हैं यही सारी चीज़ें, ठीक है? वनस्पतियाँ थोड़ा बहुत चेंजमेंट होगा, सर्दी के इलाकों की अलग होंगी, गर्मी के इलाकों की अलग होंगी। मरुस्थलीय का आपको पता ही है, कैक्टस वगैरह जो काँटे वाले पौधे होते हैं, ये सारे मिलते हैं। ठीक है? तो इतना टफ नहीं है, आप आराम से कर लेंगे। ठीक है? फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।